नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीटी स्पेशल की अपनी श्रृंखला का अगले वीडियो में महाजनपदा काल की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसी स्तर के यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और अपने पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हालांकि पहले क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार मैं आपको वो विद्यार्थी जिनको अभी बहुत ज़्यादा जानकारी इतिहास के कालक्रम की नहीं है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ चीज़ों को कि हमने अभी इससे पहले के वीडियो में वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल का समय काल 1500 से 600 बीसी के आसपास रहता है और दो भागों में बंटता है। एक को हम बोलते हैं ऋग वैदिक एज या अर्ली वैदिक एज और एक को हम बोलते हैं लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल। तो ये इस तरह से कार्य करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 बीसी के आसपास आते आते कुछ परिवर्तन दृष्टि को हमको दिखाई पड़ते हैं और 600 बीसी के बाद जब तक मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, ये जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं महाजनपद काल। अब महाजनपद काल बोलने का जो कारण है बेटा, वो इसके राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रमों में छुपा हुआ है। क्यों बोलते हैं? वैदिक एज बोलते थे इनके वेदों की रचना के आधार पर। और आपको बता दूं कि 322 के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में कर ली थी, लेकिन इसके पहले की जो घटनाएं हैं, बीच की घटनाएं हैं, महाजनपद काल कहलाती है। अंतर क्या था कि वैदिक काल में आपके कबीले बने हुए थे जिनको हम कहते थे जन, और वैदिक काल के अंतिम चरण तक आते आते उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन जो है मिल करके थोड़े बड़े बड़े जनपदों में परिवर्तित हो गए। और जब ये जनपद बन गए, इसके पश्चात अब राजा की शक्तियां बढ़ रही थी, लोहे की खोज हो चुकी थी, कृषि तेजी से विकास कर रही थी, अधिशेष उत्पादन बढ़ रहा था, बाजार व्यवस्था विकसित हो रही थी और इसके चलते शहरों का विकास हो रहा था। तो ये छोटे छोटे गांव रूपी जनपद जो हैं अब बदल करके महाजनपद में आ गए थे और महाजनपदों ने एक तरह से बड़े बड़े नगरों का रूप ले लिया। इन्हीं महाजनपदों में ये जो संख्या मानी जाती है इस समय के मेन महाजनपदों की, वो बेटा 16 थी और इन 16 बड़े महाजनपदों में एक था मगध, जिसका विकास दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में हुआ था। उसी मगध ने आगे चलकर इन 15 को पीछे छोड़ते हुए एक अपनी जो प्रभुत्व है उसको स्थापित किया और इसी मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिस पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। तो वैदिक काल से लेकर के मौर्य काल की स्थापना तक का जो पूरा समय काल है, इसको हम एक चैप्टर के रूप में महाजनपद काल में पढ़ते हैं। यहाँ पर इन महाजनपदों के विकास की प्रक्रिया के अतिरिक्त दो और अन्य घटनाएं हुई थी। पहली घटना, ये पहला समय था जब भारतीय इतिहास में आपको विदेशी आक्रमण होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर ईरानी शासन का आक्रमण होगा और साथ ही साथ सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण होगा। और यही वो समय काल है जब 6th सेंचुरी बीसी में भारत में धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी और दो नए धर्मों का विकास बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में होगा। तो कुल मिलाकर ये बीच का जो समय काल है, जो ट्रांजिशन पीरियड है एक कबीले को साम्राज्य बनने का, उस पीरियड में कई घटनाएं अलग अलग आयामों पर घटित होती रहेंगी और इसलिए पूरे काल को हम 6th सेंचुरी बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय या फिर महाजनपद काल के रूप में जानते हैं। तो चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें आपको समझनी है। अब हम वीडियो में पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ईसवी शताब्दी छठी सदी के जनपद यानी बड़े राज्य जो है के निर्माण के सहायक के कारकों के विचार कीजिए। तो इनका कहना यह है कि जो जनपद में बदल रहे थे और जो जनपद महाजनपद में बदल रहे थे, इनके पीछे मूलभूत कारण क्या थे। मैंने अभी जिक्र किया आपको किस प्रकार कबीलाई जो संगठन थे जनों के आरे, वो जनपद में और जनपद महाजनपद में बदल रहे थे, उनके बीच की पीछे के कारक आपसे पूछे गए। चलिए देखते हैं। लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई। मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रांजिशन पीरियड आपने देखा, इस पीरियड में खासियत यह है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमको लोहे के सबसे आरंभिक अवशेष प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं और जब लोहे के आरंभिक अवशेष मिलना शुरू होते हैं तो ये एक तरह से मानव इतिहास में, भारतीय इतिहास में क्रांति का कार्य करता है। क्रांति का कार्य इसलिए करता है कि इस लोहे के आरंभ होने से एक और आपके लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होगा और इससे कृषि करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा कारण क्या होगा कि इससे जंगलों की कटाई करना आसान हो जाएगा, तो भूमि क्षेत्र में वृद्धि होगी और ऐसे में मानव की बड़ी बड़ी बस्तियां बनना शुरू हो जाएंगी। तीसरा प्रभाव यह होगा कि इससे बड़े बड़े शस्त्रों का निर्माण किया जाएगा और शस्त्रों के निर्माण से राजा की शक्ति बढ़ेगी, सेना बढ़ेगी
और इससे राज्य छोटे छोटे जन जो है जनपद में बदलेंगे। और चौथा और अंतिम कार्य होगा कि कई तरह के उपकरण बनाए जाएंगे जो घरेलू स्तर पर प्रयोग होंगे, और इसके साथ साथ इस लोहे के बने उपकरणों का व्यापार भी शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हर आयाम पर लोहे की खोज ने प्रभाव डाला। यही कारण है कि नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ और उत्तर वैदिक काल के आरंभ के समय लोहे की खोज ने मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। तो इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये देखते हैं। लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण में उपयुक्त परिस्थितियां बनी। समझ में आ गया होगा, ये बात सही है। नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न हुआ। तो भाई नए कृषि उपकरण बनेंगे, जंगलों की कटाई होगी, भूमि बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हम उपभोग कम कर पाएंगे और उसको बचे हुए सामान को, अधिशेष चीजों को बाजार में बेचेंगे। और जब बाजार में बेचेंगे तो बाजार व्यवस्था विकसित होगी, वस्तु विनिमय प्रणाली का आरंभ होगा। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था अब अपनी नींव तैयार कर रही होगी, जो आज हम बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब संभव हो पड़ा है लोहे की खोज से और नए कृषि उपकरणों के विकास से। तो ये बात भी सही है। तो कौन सा सही है स्टेटमेंट? दोनों ही सही है। आंसर हो जाएगा बेटा आपका C1 and 2 बोथ, राइट। इसके बाद चलिए अगले स्टेटमेंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। मगध साम्राज्य पर शासन करने के जो राजवंश हैं, इनका आपको सही क्रम बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों का विकास होगा, और इन 16 महाजनपदों में के विकास के क्रम में एक जो महाजनपद होगा उसका नाम है आपका, इस दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में उसको बोलेंगे मगध। अब चूंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही यहाँ पर चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, तो मगध में कई तरह के राजवंशों ने शासन किया था इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के जब तक मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई। हालांकि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश ही मगध का ही एक वंश है, वो कहीं बाहर से नहीं आया, लेकिन माना जाता है कि चूंकि वो एक साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था, तो हम बीच के वंशों की चर्चा करेंगे। तो 3 नाम आज आपको याद रखने हैं इस समय में कौन कौन से रहे। पहला नाम आपको याद रखना है बेटा हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश ये वही वंश था जिससे बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे शासक जुड़े हुए थे, और इन्होंने आगे चलकर मगध की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। अब ये कह सकते हैं कि अगर 16 महाजनपदों में मगध ही आगे निकल पाया तो उसका कारण आप कह सकते हैं कि कई कारण थे, आर्थिक भी थे, राजनीतिक सामाजिक भी थे, और आपके कह सकते हैं कि भौगोलिक कारण भी थे। लेकिन अगर राजनीतिक कारणों की बात करेंगे तो ये हर्यक वंश का योगदान जरूर होगा। बिंबिसार जैसे शासक, अजातशत्रु जैसे शासकों का योगदान जरूर होगा। 545 से लेकर के लगभग 412 ईस्वी के आसपास तक ये समय माना जाता है कि हर्यक वंश ने मगध पर शासन किया। इसके पश्चात अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको शिशुनाग वंश की जानकारी भी प्राप्त होती है कि इसके पश्चात मगध पर एक और वंश शासन किया, तो बोला गया क्या? शिशुनाग वंश। समय काल लगभग 412 से 345, लगभग एक आध वर्ष ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस पर माइंड नहीं करना है, ये समय काल मान सकते हैं, ठीक है। और इसके पश्चात एक बहुत अहम वंश की स्थापना होती है, नंद वंश। और ये जो नंद वंश है ये 345 से लेकर के लगभग 322 जब तक मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं होती शासन करता हुआ नजर आता है। ये वही नंद वंश है जिसमें महापद्मनंद और धनानंद जैसे शासकों का नाम आता है। धनानंद वही व्यक्ति है, वही शासक है जिसे चाणक्य को बड़ी सभा में अपमानित करके बाहर निकाला था। ये वही शासक है जिसकी सेनाओं को देख करके सिकंदर महान की सेनाएं जो विश्व विजेता करने का सपना लेकर चली थी, वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। ये वही शासक है जिसको चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मार करके मगध के पाटलिपुत्र पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इसकी भी भूमिका अहम होती है। तो आप फिलहाल तीनों नाम याद रखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और इसके बाद मौर्य वंश। अब आते हैं प्रश्न, देख लीजिए कौन सा सही बैठ रहा है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। आंसर हो गया बी। तो अगर आपको स्टोरीज याद है, हिस्ट्री की चीजें याद हैं, तो उत्तर निकालने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला, राइट। रटना नहीं है, चीजों को बस समझना है स्टोरी टाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो व्यापार मतलब अर्थव्यवस्था की थोड़ी चर्चा आपसे की जा रही है। इस काल में वाणिकों मतलब व्यापार करने वाला समूह है, ने श्रेणियों का निर्माण कर दिया था। तो अब व्यापारी जो है, आपको देखना समझना होगा कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज से व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, तो अधिशेष उत्पादन की वस्तुएं व्यापार के लिए आई। साथ ही साथ कृषि उपकरण के रूप में, लोहे के उपकरणों के रूप में, घरेलू उपकरणों के रूप में अनेक तरह के व्यापार डेवलप हुए।
अब अगर लोहा आ जाएगा तो इससे लकड़ी को काटना आसान होगा। तो ऐसा नहीं कि लोहे के ही उपकरणों का व्यापार बढ़ा, इसके चलते क्या हुआ, एक प्रक्रिया स्थापित हुई जिसके चलते अन्य उपकरणों का व्यापार भी बढ़ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लकड़ी काटनी है तो आरी का यूज तो आप लोहे का ही करोगे ना बेटा, तो लोहे का यूज तो वहां पर भी आएगा। तो अगर बढ़ई का व्यापार की बात करें तो वो भी लोहे पर टिका हुआ है, राइट। कुम्हार के व्यापार की बात करें वो भी लोहे पर टिका हुआ है। तो लगभग हर सारे व्यापार कहीं ना कहीं लोहे पर टिक गए थे। और जैसे ही लोहे की खोज बड़े स्तर पर हो गई, प्रयोग शुरू हो गया, तो व्यापार आरंभ हो गया। कृषि करने वाले वर्ग, किसान वर्ग हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, लोहार हो, सुनार हो, जो भी हो, ये सभी वर्ग जो है आगे चलकर एक समूह के रूप में संगठित होने लगे और उस समूह को कहा गया श्रेणी। अब इनको संगठित होने का कारण क्या था, कई कारण थे। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर समूह के ऊपर कोई कर व्यवस्था राजा ने आरोपित की है, तो उस कर व्यवस्था के लिए उत्तरदायी उस श्रेणी के अध्यक्ष को ठहराया गया और ये व्यापारी जो है, समूह है, ये उस श्रेणी के अध्यक्ष को जिम्मेदार थे और वो श्रेणी का अध्यक्ष राजा के लिए। तो एक तरह से एक सीढ़ी बन गई जिस पर अब हर व्यक्ति को जाकर कर नहीं देना पड़ता था, एक श्रेणी का अध्यक्ष तय करता था क्या कर लेना है। साथ ही साथ अगर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर व्यापारिक समूह को कोई समस्या है, कुम्हार वर्ग को समस्या है, लोहार को कोई समस्या है, तो वो इन श्रेणी के माध्यम से, अब एक व्यक्ति की आवाज और एक समूह की आवाज में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जैसे ही ये समूह बन जाते थे तो राजा तक अपनी समस्याओं को पहुंचाना इसके माध्यम से आसान होता था। तो कई चीजों के लिए श्रेणियों ने भूमिका निभाई और यही कारण है कि इस काल में श्रेणियों का निर्माण बहुत तेजी से बढ़ा। आरंभ नहीं हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा और मौर्य काल तक तो आते आते श्रेणियां ही अहम हो गई व्यापार। अगला पॉइंट है वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय गंगा नदी जो घाटी है, जहां उत्तर प्रदेश और आपका बिहार जो मेन क्षेत्र था मगध का, वहां पर व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा। अब चूंकि मगध अन्य 15 से आगे निकल चुका था, तो ऐसे में गंगा नदी के आसपास के जो बड़े नगर थे, शहर थे, उनका डेवलपमेंट तेजी से बढ़ा और व्यापारिक केंद्रों के रूप में उनका विकास आरंभ। तो ये बात भी क्या है, सही है। इसके साथ ही इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया। ये बात सच है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक सिक्कों को हम पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स या पंच मार्क्ड सिक्के, जिसको हिंदी में अनुवाद किया जाता है आहत सिक्के। कौन सिक्के? आहत सिक्के। नाम से देखो, पंच मार्क्ड यानी पंच मार के किसी चीज को पतला करना, दबाना, गलाना। आहत मतलब किसी चीज पर ठोकर करेंगे तो आहत लगेगी। तो ये उसी से शब्द लिए गए हैं, बहुत आम भाषा के शब्द है। बेसिकली होता क्या था कि उस समय बहुत ज्यादा मुद्रा व्यवस्था प्रचलित थी नहीं। हड़प्पा काल में वस्तु विनिमय प्रथा चल रही थी, आपको जानकारी है, अधिशेष वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लेना। लेकिन यहां तक आते आते अब चूंकि बहुत लोहे की खोज ने व्यापार को बहुत तरह बढ़ा दिया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र व्यापार होने लगा, तो ऐसे में वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो उतनी ज्यादा, कह सकते हो, व्यावहारिक रह नहीं गई। तो ऐसे में पहली बार सिक्कों का विकास आरंभ होता है। अब चूंकि अभी सिक्कों का विकास बिल्कुल आरंभिक चरण में है, तो सिक्कों को ढालने की प्रक्रिया, उनको शेप देने की प्रक्रिया विकसित नहीं हो पाई थी। अभी तकनीकी रूप से हम इतने सक्षम नहीं हो पाए थे, तो हमने क्या किया, धातु के सिक्कों को गला करके एक शेप दिया और ठोकर मार के, आहत मार के, पंच मार के, उनको दबा करके, गला करके शेप देने का प्रयास किया। तो टेढ़े मेढ़े सिक्के बने, लेकिन माना गया कि सिक्के चल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी मुद्रा व्यवस्था का विकास, या कह सकते हैं नींव जो है, ये इसी समय में रखी गई आहत सिक्कों के रूप में। तो स्टेटमेंट ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है बेटा, सही है। उत्तर हो जाएगा डी, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या निम्नलिखित क्विज़ों पर विचार कीजिए। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन हर बार एग्जाम में आती है और अधिकतर विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं। कारण क्या है, थोड़ी सी फैक्चुअल है। हालांकि मैं भी अपनी क्लास में बहुत ज्यादा फैक्ट्स पर फोकस नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको वो याद करना पड़ेगा। जो 16 महाजनपदों का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ इस लेक्चर में, वो 16 महाजनपद ये रहे। और इन 16 महाजनपदों के साथ साथ मैंने उनकी राजधानी की भी एक टेबल दे दी कि कौन कौन सी इनकी राजधानी है, और वर्तमान के मैप के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये जनपद कहाँ कहाँ स्थित है। तो इन तीन चीजों को आपके दिमाग में रखना होगा कि कौन सा महाजनपद कहाँ था और उसकी क्या राजधानी थी। ये बहुत आवश्यक है इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको एक तरफ महाजनपद, एक तरफ राजधानी दे देगा और बोल देगा मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें पूछा गया अंग, उज्जैन, मगध, राजगृह, कौशल, रावस्ती, वत्स और कौशाम्बी। तो चार के बारे में दिया गया है। अगर आपको ये टेबल याद होगी तो बहुत इजीली कर लोगे।
कुछ समझने का या कॉन्सेप्चुअल जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर। तो देखते हैं, मगध की राजगृह सही है जो बाद में बदल के पाटलिपुत्र बन गई। कौशल के 2 भाग है, इसमें एक की राजधानी श्रावस्ती है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, इस चार्ट से मिलाइए। अंग की राजधानी उज्जैन नहीं है क्योंकि अंग जो है उत्तरी बिहार के क्षेत्र में स्थित था और अंग की राजधानी थी चंपा। ये वही चंपा है जहां बिंबिसार हर्यक वंश के शासक ने अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाकर भेजा था। तो अंग की राजधानी बेटा क्या है, चंपा है, देखिए टेबल पर। तो ऐसे में उज्जैन राजधानी अंग की नहीं होगी। उज्जैन किसकी राजधानी है, अवंती की राजधानी उज्जैन है, इसी में होगा। ये देखिए अवंती की राजधानी उज्जैन है। तो इस चार्ट को अगर आप याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे और इसको करना जरूरी है क्योंकि लगभग हर वनडे एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ये वही समय है जहां पर हम इसे महाजनपद काल कहते हैं। में मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के उभरने में क्या कारण थे, आपसे कारण पूछे गए हैं। तो मैं भी आपको बता रहा था 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे आगे निकलकर क्यों आया, कुछ तो कारण रहा होगा, तो वही कारण आपसे पूछे गए हैं। तो वो कारण क्या थे, इनको एक बार समझ लेते हैं क्या क्या कारण थे और फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं ताकि चीजें आपके लिए और इजी। सबसे पहला कारण क्या था, मगध की जो भौगोलिक स्थिति है ये सबसे बड़ा कारण। मगध स्थित था एक ऐसी जगह पर जहां पर गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र था, जहां पर सिल्क रूट स्थित था, यहां से व्यापार करना आसान था और जो एक ओर हिमालय से घिरा हुआ था तो ऐसे में एक और सुरक्षा भी इसको प्राप्त थी। और तीसरी चौथी सबसे बड़ी चीज भौगोलिक स्थिति में वो ये थी कि ये क्षेत्र है गंगा नदी घाटी का होने के कारण बहुत अधिक उपजाऊ था और लोहे की खोज के पश्चात यहाँ पर उपकरणों के बनने के पश्चात कृषि बहुत तेजी से फली फूली और कृषि के अधिशेष उत्पादन बढ़ा, व्यापार बढ़ा, समृद्धि है। तो भौगोलिक कारण तो आपको दिखाई पड़ता है, राजनीतिक कारण भी आपको दिखाई पड़ेगा कि एक ऐसी वंशों की श्रृंखला आपको आरंभ होती हुई दिखाई पड़ेगी जिसने लगातार मगध का विकास किया। अब वो हर्यक वंश में बिंबिसार अजातशत्रु हो, कृष्णाग वंश में आपके कालाशोक जैसे शासक हो, या नंद वंश में महापद्मनंद धनानंद जैसे शासक हो, या मौर्य वंश में आपके अशोक व बिंदुसार जैसे शासक हो, ये सभी शासकों ने एक के बाद एक आकर के मगध का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये राजनीतिक कारण है। इसके पश्चात आर्थिक कारणों में भी व्यापार आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो कृषि लोहे की खोज है या लोहे की जो खदानें हैं, मिल्स हैं, वो भी आपकी जो है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाई गई। तो भौगोलिक और आर्थिक कारण एक ये भी हो जाएगा। व्यापारिक केंद्रों का बहुत तेजी से विकास होता है गंगा नदी तट पर, ये भी एक कारण हो जाता है। समाज जो है कई तरह के धर्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैदिक धर्म तो था ही, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भी लगभग इन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो एक बड़े राज्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं वो आपको मगध के इस क्षेत्र में दिखाई पड़ जाती है। और इन सबके सम्मिलित प्रभाव के चलते मगध जो है अन्य 15 को हरा करके या उनको पीछे छोड़ करके एक बड़े राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप कारण देखिए, अच्छी उपज, सही बात है, अच्छी उपज होगी, गंगा नदी तंत्र है। लोहे की खदानें मैंने जस्ट आपको बताया। गंगा और उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, व्यापार के लिए आराम से आप नदी मार्ग का प्रयोग करके जा सकते हैं। जंगली क्षेत्रों में हाथी, हाँ एक और ये भी कारण है कि हाथी उस समय लोग उससे अनजान थे और इसको अगर हम युद्ध के रूप में यूज भी कर सकते हैं इस बात से परिचित नहीं थे। पर जब मगध के शासक आए तो चूंकि इस क्षेत्र में हाथी बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे जंगलों में, तो उन्होंने उसको अपनी सेना में भर्ती किया, उनको लोहे के कवच पहनाए और जैसे ही ये हाथी चलते थे तो सामने वाली सेना पूरी तरह से क्या हो जाती थी, शक्ति विहीन हो जाती थी इनके सामने। तो इसके भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मगध के उत्कर्ष में। तो चारों ही पॉइंट सही हैं, उत्तर आपका हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हमने महाजनपद काल के कुछ अच्छे एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपने कई नई चीजें सीखी होंगी और पुरानी चीजों को रिवाइज किया हो। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।